आज मैं आप लोगों को बिजनेस लॉ का एक्सरसाइज 4 एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब नाम से जानते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब होता है ठहराव। यह दो व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के परिणाम स्वरूप ठहराव का निर्माण होता है। जैसे कि इसके पहले वाले टॉपिक में आपको बताया गया था अनुबंध। तो अनुबंध के लिए प्राइमरी वर्ड होता है कि उसका ठहराव होना। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक अनुबंध का होना पॉसिबल नहीं है। ठहराव के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए अपना प्रस्ताव रखता है। अब दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लेता है तो उस स्थिति में उन दोनों के बीच ठहराव का यानी एग्रीमेंट का निर्माण होता है। इस संबंध में कई विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही निकला कि ठहराव दो व्यक्तियों के बीच होने वाला समझौता है जो कानूनी रूप से मान्य होता है। यह तभी प्रयोग में लाया जा सकता है जब इसका निष्कर्ष वैधानिक हो या कानूनी हो। अगर यह वैधानिक नहीं होता है तो फिर इससे अनुबंध का निर्माण नहीं हो पाता। अब हम इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि ठहराव होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या जरूरी है। तो ठहराव के लिए दो वर्ड का होना कंपलसरी है। पहला वर्ड होता है प्रपोजल यानी प्रस्ताव। जब तक एक व्यक्ति सेकंड व्यक्ति के सामने कोई किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए प्रपोजल रखता है, प्रस्ताव रखता है, और दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान कर देता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तभी जाकर एक ठहराव यानी कि एग्रीमेंट का निर्माण हो पाता है। अन्यथा ठहराव नहीं हो पाता। यह कभी एक पक्ष के रूप में नहीं होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि इस काम को करो या ना करो, सेकेंड व्यक्ति ने उस विचार को यानी उसके द्वारा कहे गए बात को अगर स्वीकार नहीं किया तब कोई एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होगा। एग्रीमेंट का निर्माण तभी होगा जब पहले व्यक्ति की बात को जिसे करने या ना करने के लिए कहा जाए और उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो ही ठहराव का निर्माण होता है। अब बात आई कि ठहराव होगा तो कैसे होगा। तो ठहराव होने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि ठहराव तभी पॉसिबल होगा जब इसके लिए प्रस्ताव कानूनी रूप से वैलिड हो, व्यर्थ नहीं हो। दूसरा, वह जो दो पक्ष हैं, दो पार्टीज़ हैं, उस दोनों पार्टीज़ में अगर किसी पार्टीज़ का अनसाउंड माइंड है, दैट मीन्स वो पागल है या अल्प बुद्धि का है, तो वहाँ पर आप कभी भी एग्रीमेंट का निर्माण नहीं कर सकते। देन कहता है कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपसे आकर बोला कि ये काम आप कीजिए, बदले में आपको ये मतलब पैसा दूंगा या कोई और एसेट्स दूंगा, तो आप उसकी बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह 18 ईयर्स बिलो है, यानी माइनर कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठहराव के लक्षण में आप इसके लिए सबसे पहला वर्ड कह सकते हैं कि यह जब भी होगा दो व्यक्तियों के बीच में होगा। कभी भी ठहराव एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरा वर्ड कहता है कि ठहराव होने के लिए दोनों व्यक्तियों का विचार का मिलना अनिवार्य है। दैट मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन एंड दे क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठहराव के लिए दोनों के बीच वैधानिक संबंध का भी होना जरूरी है। और चौथा वर्ड कहता है कि उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो म्यूचुअल होना चाहिए, यानी जो आपने कहा वही अदर पर्सन भी कहेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि अभी दिन है और वास्तविक में शाम को 6 बज रहा है, तो अदर पर्सन क्या कहेगा कि अभी दिन है, अदर पर्सन कहेगा कभी शाम है। तो उस लिए यह म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। म्यूचुअल कम्युनिकेशन दैट मीन्स क्या, अभी चाइना के खिलाफ अदर कंट्री क्या कह रहा है कि चाइना इज़ द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो इस फैक्ट्स को सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट दे रहे हैं कि हाँ कोरोना चाइना की देन है।
डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि ये कोरोना वायरस है, चाइनीज़ वायरस है। तो ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, और इसके लिए एग्रीमेंट के लिए यह होना कंपलसरी है। अगला कहता है कि जब तक एग्रीमेंट में रिजल्ट नहीं होता है तब तक एग्रीमेंट का निर्माण नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्या, एक एग्रीमेंट तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है, एक एग्रीमेंट का तब तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है जब तक कि उसका कोई परिणाम, निष्कर्ष ना हो जाए। तो यह आपका था एग्रीमेंट, उसके लक्षण। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। इसका नाम है एग्रीमेंट के प्रकार, ठहराव के प्रकार। तो ठहराव को हम कई अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला नाम है प्रवर्तनतक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेबिलिटी। दैट मीन्स क्या, मैंने कोई काम को आपसे कहा, वह कार्य करने योग्य है, यानी उस कार्य को करने की संभावना है तो कितनी है। अगर संभावना नहीं है तो मेरा कहा हुआ बात व्यर्थ हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि जाओ चांद से तारा तोड़ कर, आसमान से तारा तोड़ कर लाओ, और उसके बदले में मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। अब आप बताओ, ऐसा कौन सा पर्सन है भाई जो चांद तारे जाएगा, आसमान में तोड़ कर लाएगा। यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो एग्रीमेंट के लिए परिवर्तनीयता का होना अनिवार्य है। तो पहला है एग्रीमेंट ठहराव के प्रकार में, नंबर 1 परिवर्तनीयता का आधार पर। इसमें आपका होता है 2 प्रकार होता है, एक ठहराव जो अनुबंध का रूप में होता है, और दूसरा व्यर्थ ठहराव होता है। जिसमें एग्जाम्पल दिया आपको, तो अभी चांद या तारा तोड़कर लाने वाला ठहराव व्यर्थ। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से चांद पर जाएंगे, वहाँ पर जल ढूंढ कर लाएंगे, वहाँ पर इन्वायरमेंट का कलेक्शन करेंगे, ये क्या है, ये व्यर्थ नहीं है, ये क्या हुआ, ठहराव अनुबंध का रूप हुआ। दूसरा होता है वैधानिकता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, यानी वास्तविकता रूप में ठहराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह 2 प्रकार का होता है, एक कानूनी यानी कि वैधानिक ठहराव, और दूसरा होता है अवैध ठहराव। वैधानिक ठहराव के लिए रेम्यूनरेशन, यानी कि उसके लिए एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है मनी की। दैट मीन्स हम और आप अगर किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं तो जो व्यक्ति ने ठहराव को एक्सेप्ट किया, उस व्यक्ति को ठहराव करवाने वाले व्यक्ति से एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो भाई ठहराव नहीं है। दूसरा होता है इलीगल, यानी कि अवैधानिक। तो जो ठहराव किसी भी तरह से कानूनी रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया जाए उसे आप अवैध ठहराव कह सकते हैं। यह आपका ठहराव था। ठहराव के प्रकार भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है इसके अंदर निर्माण की विधि के आधार पर। अब ये निर्माण की विधि कहाँ से आ गया, ठहराव में निर्माण कहाँ से होती है। बहुत लोग को इसमें होती है कन्फ्यूजन कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीमेंट एंड फॉर्मेशन। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ठहराव करने के लिए ये निर्माण वर्ड भी कम इम्पोर्टेंस नहीं होता है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अगर किसी प्रस्ताव को रखता है तो उस प्रस्ताव को अगर आप लिखित रूप से देते हो तभी वह ठहराव एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर लिखित नहीं है तो उसमें शंकाएं भरी पड़ी रहती हैं। तो इस आधार पर भी ठहराव 2 प्रकार के होते हैं। एक स्पष्ट ठहराव जो क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और दूसरा होता है गर्भित ठहराव। मतलब एग्रीमेंट तो है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। जैसे पहला, हम ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं पटना, हमने टिकट लिया जनरल का, जाकर बैठ गए एसी में, भाई हम इलीगल हैं। हम ट्रेन में बैठ स्लीपर का टिकट लिए, एसी का टिकट लिए, और ट्रेन में जाने के बाद पेचकस लेकर गए हैं, अब पंखा खोल कर ला रहे हैं, बल्ब खोल कर ला रहे हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बल्ब नहीं खोलना है, पंखा नहीं खोलना है। लेकिन अगर हम पकड़ जाएंगे खोलते हुए पंखा, ट्यूबलाइट, तो क्या होगा, हम पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर एग्रीमेंट था लेकिन वह क्या था, गर्भित था। मतलब
इसके लिए कहीं लिखित प्रावधान तो नहीं किया गया है। आपको और हमारे बीच टिकट में कहीं लिखा होता है क्या न पंखा नहीं खोलना है, बल्ब नहीं खोलना है, सीट नहीं कबाड़ना है? लेकिन आपको इस कार्य को करना होता है, दैट मीन्स इसका पालन करना होता है, इसलिए इसको हम गर्भित ठहराव का नाम देते हैं। चौथा है निष्पादन के आधार पर। तो निष्पादन के आधार पर भी ठहराव होते हैं दो प्रकार के। एक वह ठहराव जो पूर्ण हो गया, मतलब जो हमने आपके बीच समझौता किया, प्रस्ताव रखा, आपने उसकी पूर्ति कर दी, यानी वो कंप्लीट कर दिया, तो वह हो गया निष्पादित ठहराव, दैट मीन्स कंप्लीट या एजुकेटेड एग्रीमेंट। और दूसरा होता है अभी कार्य चल रहा है, इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, उसको बोलते हैं निष्पादकीय ठहराव। यह अलग अलग पैटर्न पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार ने कर दिया, सेकेंड पक्षकार अभी कर रहा है, तो जब तक दोनों पक्षकार उस एग्रीमेंट को कंप्लीट ना कर दे तब तक वह आपका कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं कहलाता है। अगला है परिपूर्णता के आधार पर, दैट मीन्स उसमें कोई कमी नहीं है, यह आपका 100% क्लियर है कि एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं परिपूर्णता के आधार पर। तो यह आपका था एग्रीमेंट और उसके प्रकार, टॉपिक कंप्लीट। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बात को हम क्लियर करने के लिए हमको दो तरह से विचार करना होगा। पहला वर्ड है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, दैट मीन्स बिना ठहराव का तो अनुबंध होगा नहीं, ये तो पहला वर्ड है। ठहराव का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य को करने के लिए कहता है और दूसरा व्यक्ति ने उसे स्वीकार कर लिया, तो भाई क्या हो गया, यह आपका ठहराव कंप्लीट हो गया, यानी अनुबंध को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। तो जब ठहराव है तो उसके साथ साथ अनुबंध भी होगा। लेकिन दूसरा वर्ड है सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, क्योंकि मैंने आपसे एग्रीमेंट कहा कि ये काम करो, इसके लिए आपको मैं ये पैसा दूंगा, आपने उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो क्या वो आपको लगता है कि यह ठहराव अनुबंध का रूप लेगा? नहीं लेगा। तो इसके लिए आप यह कह सकते हैं कि अनुबंध ठहराव का एक पार्ट होता है, जबकि ठहराव अनुबंध का पार्ट नहीं होता। दैट मीन्स बिना अनुबंध का ठहराव पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठहराव होने के बाद भी ऐसे कई से कारण आपके सामने आएंगे जहां पर अनुबंध का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारतीय अनुबंध अधिनियम में इसके लिए स्पष्ट विवरण दिया गया है कि किसी भी अनुबंध को करने के लिए, यानी कि किसी भी अनुबंध को अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को उसको कम्युनिकेट करा दिया तो वह बिना ठहराव के नहीं होगा। दैट मीन्स बिना कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वह अपना ऑफिस खोल कर बैठा है, सामने वाला आया और उसको अपना प्रपोजल दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर और उसके बीच वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तब भाई हो गया, क्या हो गया, अनुबंध ठहराव का रूप ले लिया। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर बैठा हूँ, आपने मेरे को कोई प्रपोजल दिया, दैट मीन्स मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने अपना अनुबंध कर लिया है, लेकिन उस अनुबंध पर
सामने वाले पक्षकार ने अपनी स्वीकृति नहीं दिया, अपनी एक्सेप्टेंस उसने नहीं दिया, तो वह आपका कभी भी ठहराव का रूप धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, किंतु सभी अनुबंध ठहराव हो जाता है। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इसके लिए पहला एग्जाम्पल है सामाजिक ठहराव। आप अपने समाज में आस पड़ोस के लोगों के साथ रहते हैं। आपके यहाँ पशु है, कुत्ता है, गाय है। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रखते हैं तो भाई आपका बिजनेस हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक आध जानवर है तो आप उनको अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाओगे, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो उसको क्या करते हैं कि आप अपने आस पड़ोस या मित्रों को दे देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरे गैया को या मेरे जानवर को बढ़िया से रखिए, खिलाइएगा पिलाइएगा। अनुबंध है बेटा, ये आपका एग्रीमेंट है। अब जब मैं घूम कर वापस आया और अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा गैया दे दो या मेरा जो जानवर आपको मैं दिया हूँ वो मेरे को दे दो, आप पड़ोसी ने क्या कहा, आप गैया तो भाग गए, आपका कुकुरा भाग गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक ठहराव है। कभी भी यह अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने गाय रखने के लिए दिया है, बदले में उसको कोई रेमुनरेशन नहीं दिया है। वहीं आप जाते हैं स्टेशन पर, अपने गाड़ी को पार्किंग करते हैं, बदले में पैसा देते हैं, आप वापस आते हैं, आपको गाड़ी नहीं मिलता है, तो आप क्लेम करने के भागीदार बन जाते हैं कि आपकी गाड़ी गायब हुई। इसका मतलब है कि वहाँ पर जिसको आपने पैसा दिया वह आपको उसकी भरपाई करेगा, जैसे करेगा। दूसरा होता है पारिवारिक ठहराव। परिवार में रहने वाले लोगों के बीच जो ठहराव होता है वह अनुबंध का रूप धारण नहीं करता है। किसी भी स्थिति में आप नहीं कह सकते हैं कि यह अनुबंध का रूप होगा। एक बाप ने, एक बेटा ने या एक माता ने, जो भी है, फैमिली के मेंबर होते हैं, एक बाप ने अपने बेटे का पालन पोषण किया। अब बाप बूढ़ा हो गया, तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से उस बेटे का फर्ज बनता है कि उस बाप का यानी अपने पिता का सारी वर्क को जिस तरह से उन्होंने बचपन में किया था आपके लिए, आप उनके साथ बुढ़ापे में वैसा काम करें। लेकिन अगर कोई बेटा ऐसा काम नहीं करता है तो उसको आप कानूनी रूप से कभी भी नहीं कर सकते हैं कि आपको वो सारी कार्य को करना होगा जो आपके फादर ने आपके साथ किया, क्योंकि ये आपका फैमिली एग्रीमेंट है। और ये फैमिली एग्रीमेंट, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक एग्रीमेंट का रूप धारण नहीं कर सकता। आपके पास आपके पिताजी की अपनी कमाई हुई संपत्ति है, वह संपत्ति उनकी अपनी है। अब वह उनका विचार है कि वह उस संपत्ति को किसको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं या किसी और को दान करते रहे। यह ठहराव कभी भी अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है। कभी भी आप उस पर कानूनी रूप से अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं कि उस संपत्ति को जो आपके पिता ने अर्न किया वो आपको दे। तीसरा कहता है वह पक्षकार जिसके पास अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अगर वो ठहराव करता है तो कि आपका अनुबंध का रूप धारण नहीं हो पाएगा। अगर किसी ठहराव में स्वतंत्र सहमति का अभाव हो, यानी कि आपको डराकर, आपको धमकाकर किसी कार्य को करने के लिए हमने समझौता करवा लिया, दस्तखत करवा लिया, आप इन फ्यूचर क्लेम लगा सकते हैं कि हमने दबाव में देकर आपसे इस कार्य को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वह कभी भी एक्सेप्टेंस का रूप धारण नहीं कर सकता है। यह आपका इलीगल है। अगर आपके और आपके सामने वाले के बीच कोई भी ठहराव होता है और वह अवैधानिक है या स्पष्ट रूप से व्यर्थ है,
या राजनीतिक है, जैसे मोदी जी बीजेपी और जदयू के बीच कुछ समय के लिए मनमुटाव हुआ था और आरजेडी साथ में सरकार बना रही थी, तब यहाँ पर बीजेपी कह सकता था कि भाई समझौता हुआ है हमारे आपके बीच में, सरकार 5 साल तक अपनी रहेगी। ये कभी भी एक अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है। क्या समझौता हुआ, कुछ समय तक था, खत्म। आरजेडी के साथ था, खत्म। शिवसेना बीजेपी के साथ था, खत्म। ये कभी भी बदल सकता है, इसको आप अनुबंध का रूप नहीं दे सकते हैं। धार्मिक ठहराव भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यह आपका आज का टॉपिक था, इस चैप्टर का टॉपिक था, और इस चैप्टर में यही आपको पढ़ना है, ठहराव, उसके संबंध में पक्षकार और उसके पारित होना या ना होने के कारण। अगले टॉपिक में आपको अगले चैप्टर यानी कि प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा।